आज नया टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम भारत के बारे में परिचय करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पर देखो, कहीं गांव है, कहीं शहर है, कहीं जमीन ऊंची नीची है, तो इस प्रकार से, तो कहीं मरुस्थल है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार से हम भारत के बारे में परिचय करेंगे। अब इसका जो है, अभी हम पढ़ रहे हैं भूगोल, तो भूगोल के अध्ययन उसके भौगोलिक विभाजन को भी जानेंगे। जैसे इसमें जो भारत के टाइप दिए हैं, भारत के जो विभिन्न भागों में बांटा गया है भारत को, वो ये दिए गए हैं। उत्तर का नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये भारत के 5 भूभागों में विभाजन किया गया है, सबसे बड़े। तो जैसे ये भारत है, ये आ गया राजस्थान, और इधर आ गया गुजरात, और इधर चले हिमाचल से आ गए उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी बिहार होते हुए नेपाल होते होते सिक्किम, सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिजोरम वगैरह होते हुए बांग्लादेश के पास होते हुए आ जाएंगे दक्षिण में। कहां कहां घूम के? पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर आएगा बेंगलुरु, और यहाँ तमिलनाडु का पार्ट है, चेन्नई, कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा काल, इंदिरा काल। और इंदिरा काल और दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी। इधर का जो पॉइंट है वो कौन सा है? इधर का पॉइंट कौन सा है? इधर का अरुणाचल प्रदेश में है वेलांगू, इधर है सर क्रीक, सर क्रीक गुजरात में, ये ओखा क्षेत्र में सर क्रीक। अब इसका जो है विभाजन करेंगे हम लोग, डिवाइडेशन। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय का भाग का मतलब है भारत में यहां से स्टार्ट होगा नांगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, यानी कि कश्मीर से लेकर कहां तक जाएगा? यहां कौन सा है राज? नहीं, इधर जब देखो सबसे पहले सूरज कहाँ आता है? भारत के किस राज्य है यहाँ पर सूर्य की किरणें? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हिमालय का, ये हो गया नंबर फर्स्ट पार्ट, ये यानी कि हो गया कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का विशाल मैदान नंबर 2 आएगा, उत्तर का विशाल मैदान, लगभग ये एरिया, ये आ जाएगा उत्तर के विशाल मैदान में। अब ये मैदान कोई छोटा मोटा नहीं, इसीलिए इसके साथ विशाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा विशाल मैदान है। भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा विशाल मैदान है। और इसका सबसे ज्यादा जो है एरिया गंगा यमुना क्षेत्र में है। उत्तर का विशाल मैदान भारत में, उत्तर का विशाल मैदान। थार का मरुस्थल, राजस्थान यहां पर है, तो थार का मरुस्थल कहां होगा? थोड़ा गुजरात में भी है, इधर जैसलमेर, बीकानेर वगैरह में भी है। गंगानगर, सबसे गर्म तो गंगानगर है। दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। पठार यानी कि थोड़ा ऊंचा हो जाता है समुद्र तल से और फिर बराबर हो जाता है। यही भारत का सबसे प्राचीन भाग भी है। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय कोस्टल रीजन, ये है समुद्र तटीय मैदान। यहां पर क्या है? सागर, इसके किनारे किनारे क्या है? सागर। तो ये है समुद्र तटीय मैदान। इसकी जो दूरी है कितनी है? भारत में कितना विस्तार है इसका? कितने किलोमीटर है? कितनी है? लगभग 7,520, 7,500 किलोमीटर, तुम याद रखो। और स्थलीय सीमा जो भारत की है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा हो गई। अब इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे समुद्र तटीय मैदान है, इसको ऊपर वाले पार्ट को, यहां तक को कोकण तट, कोकण, पहले ये देखो, इसको कहेंगे पश्चिमी घाट और इसको
पूर्वी घाट, भारत का ये पश्चिम वाला एरिया है तो इसको पश्चिमी घाट और इसको हाँ, तो इसको कहेंगे कोंकण तट। और कोंकण के नीचे कन्नड़ तट। अब ये वाला एरिया है जो ये पूरा है कोरोमंडल। ठीक है, इसको कहेंगे कोरोमंडल। ये यानी कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसको इसमें डिवाइड किया गया है छोटे उपभागों में। अब आ जाइए, और इसके भी फिर डिवाइडेशन किए गए हैं। उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें भी आ जाएगा पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, लेकिन इतने डीपली आपको जानने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हिमालय के भी पार्ट आ जाएंगे, सबसे ऊंचे आ जाएगा जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह होंगी, वो आ जाएंगे महान हिमालय में, महान हिमालय। इसके बाद जो नीचे का, फिर कुछ नीचे का एरिया होगा 6000 मीटर तक, वो आ जाएगा मध्य हिमालय में। और इसके नीचे का एरिया होगा वो आ जाएगा नीचे का, किसमें आ जाएगा, शिवालिक में। ये तो हो जाएगा इसका क्षैतिज विभाजन, और इसका इस टाइप से विभाजन जो होगा वो अलग अलग इसमें हो जाएगा। इस वाला, ये वाला हो जाएगा जो एरिया जोन जिसका होगा उसी का नाम इस पे पड़ जाएगा। नदियों के नाम से इसका डिवाइडेशन किया गया, वो अभी फिलहाल आपको इतने डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर पूछा जाए थार का मरुस्थल राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में। और इसमें पठारी क्षेत्र का विभाजन किया जाए तो यहाँ पर एक पठार का नाम है जो कि आएगा यहाँ पर नागपुर का, यहाँ पर नागपुर का पठार, उसकी राजधानी होगी रांची। तो यानी कि इसको इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि अभी जब कक्षा 8 में रिसोर्सेज ज्योग्राफी पढ़ोगे, संसाधन भूगोल, तो उसमें बार बार यही नाम आया क्योंकि नागपुर क्षेत्र में ही कोयला है, चाहे लोहा हो, इन सब की अधिकता पाई जाती है। टाटानगर भी इसी एरिया में है, टाटानगर जमशेदपुर इसी एरिया में है, नागपुर क्षेत्र में। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा साफ तो नहीं दिख रहा है लेकिन कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह एक तैतीस सागर था। इस महासागर में, चलो हम तुम्हें ऐसे बताते हैं, इसमें थोड़ा भद्दा लिखा है। ये क्या कहने चाहते हैं, ये जो मॉडर्न ज्योग्राफी इस समय की जो 1800 से के समय में एक महान भूगोलवेत्ता थे लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन ने जब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निकाला था, उसी का ये छोटा पार्ट दिया था। उन्होंने बताया था पृथ्वी एक गोला है, उसमें उसको 2 डिवाइडों में विभाजित किया। एक ये पूरा पानी में भरा है, इसमें क्या है, पानी है। इस पानी को नाम क्या दिया, नहीं, पेंथालसा, इसको नाम क्या दिया, और ये स्थल पार्ट था। ये जो लिखा है इसी को बता रहे एक चित्र के माध्यम से, इसको क्या नाम दिया, पेंजिया। जब बड़ी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 7 में है, यहाँ तो कक्षा 7 में फिर से पढ़ा देंगे डीपली। अब ये पेंथालसा पेंजिया था, इसमें आंतरिक हलचल के कारण ये जो है टूट गया। कैसे टूटा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 भागों में टूट गया है। बीच में ये जो एरिया, इसमें भी पानी भर गया होगा ना। अब ये पानी जब भर गया, इसको नाम इन्होंने दे दिया टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया, टेथिस सागर। ऊपर वाले को क्या कह दिया, अंकारा लैंड, अंकारा लैंड। और नीचे वाले को क्या कह दिया, गोंडवाना लैंड। तो ये देखिएगा, अब ये वाला जो है ये हिमालय वाला रीजन है। तो अगर कहा जाए कि पहले भारत हिमालय क्या था, पहले हिमालय क्या था, टेथिस सागर, यही तो लिखा है। जहां पर आज हिमालय है वहां पहले क्या था, टेथिस सागर। कोई कठिन बात नहीं है। और इसमें जब ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो चीनी ये वगैरह होंगे, तो चीनी ये आज के समय में ये अंकारा लैंड में, जबकि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि हिमालय के नीचे जितना भारत है वो होगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लोथियन ग्रीन महोदय ने दिया था, आपके में इतना डीपली नहीं है लेकिन हमने फिर भी समझा दिया। हिमालय का अर्थ है, आले माने घर और हिम माने बर्फ, बर्फ का घर। इसमें देखो बताया तो गया है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय आ जाएगा। इसके बाद हिमाद्री, और हाँ ये चित्र दिया गया, साफ नहीं है।
एवरेस्ट है जो वो उसी में है। सबसे ऊपर जो स्थित है हिमालय का, हमने बताया था महान हिमालय सबसे ऊपर है, ग्रेट हिमालय उसी में है स्थित। जब मैप से पढ़ाएंगे तब अच्छे समझ में आएगा। उत्तर का विशाल मैदान हमने बताया था विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। इसको भी दो पार्टों में पहले डिवाइड किया गया, भाबर और तराई। जब भाबर और तराई का ये वर्ड हमेशा इस्तेमाल होते रहेंगे, एक बार समझ लो। भाबर, भाबर यानी कि गांव की भाषा में कहते हैं नालियां, भावरे पड़ गई हैं यानी कि नालियां पड़ गई हैं। जब हिमालय से तेज नदियां आती हैं अपनी युवावस्था में तो वो दिखती तो पतली हैं लेकिन स्पीड बहुत होती है पानी में, पानी में बहुत स्पीड का, इतनी बीच में बहुत ही पानी निकल रहा हो इतनी तेज से, तो वहां जो है हो जाती है भावरें, क्योंकि इधर उधर पत्थर है, काट सकती नहीं तो कम जगह में ही निकलती है, वो हो जाता है क्षेत्र। जो हिमालय के जस्ट नीचे का पार्ट है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ऊपर है वो भावर है। इसके बाद जब वो पानी सब में आ जाता है, भावरों से पानी आया नीचे विस्तृत हो गया तो वो नहीं गई बिल्कुल तर कर दे, जैसे पानी नहीं खींचते हैं पाइप किससे वापसी वगैरह से, का बिल्कुल तर कर दो तो जमीन को एकदम तर कर देते हैं। तो लखीमपुर खीरी एरिया में नमी बहुत रहती है तो उस पार्ट को कहते हैं तराई। उत्तर का विशाल मैदान भावर और तराई, तो उसमें तराई मतलब ये नहीं कि बराबर है, पानी से तृप्त है इसलिए उसको कहते हैं तराई। जैसे लखीमपुर जिला है जो वो उत्तर प्रदेश का बहुत ही कैसा है, तराई वाला। फिर इसके नीचे का जो पार्ट होगा उत्तर के विशाल मैदान का, उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा खादर, एक हो जाएगा वागर। जो खादर से का मतलब है खाद, खाद यूरिया डीएपी, खादर का मतलब है खाद। जो नवीन कांप है यानी कि मिट्टी की नवीन कांप जो नदियों द्वारा लाई गई है उसको कहेंगे खादर, जिसकी अच्छी खेती होती है, जहां पर बहुत ही अच्छी खेती होती है, उपजाऊ भूमि है, उसको कहेंगे खादर यानी कि। और वागर का मतलब बंजर भूमि, बेकार भूमि, यूजलेस भूमि, उसको कहेंगे वागर। तो ये उसके दो दो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे पार्ट उत्तर के विशाल मैदान के। नदियों के हिसाब से भी इसमें 3 नदी तंत्र हैं। एक हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में वही 5 नदियां आएंगी जो पंजाब की भूमि में बहती हैं, सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब। और इसके बाद गंगा नदी तंत्र, गंगा में जो गंगा की सहायक नदियां और गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ऊपर से आएगा, वही लास्ट स्टेप होगा। ब्रह्मपुत्र भारत में कहां से प्रवेश करती है ये देख लेना, इतना काम तुम्हारा घर का है, कौन सी नदी कहां से आ रही है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, नदी वाले क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं मेघना, और जमुना भी बांग्लादेश में ही, ये इसके ब्रह्मपुत्र के उपनाम है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। इसके बाद हम बात करते हैं थार मरुस्थल की। थार का मरुस्थल भारत के किधर है, पश्चिम में। थार का मरुस्थल भारतीय, ये भारतीय मरुस्थल है। कैसा है, शुष्क। और ये कैसा है, सूखा है कि बर्फीला है, शुष्क मरुस्थल है। ये भारत के उत्तर मैदान पश्चिमी अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। इसी कारण यहाँ वनस्पतियां मात्र बहुत कम है, वही कैक्टस यानी कि नागफली वगैरह कुछ ही होती हैं वनस्पतियां। और यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना है, खारे पानी की झील है कौन सी, सांवर, या इससे जो है नमक का उत्पादन होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में।